नमस्कार, बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है पल्लवी नागपाल जयरथ, मैं हूँ आपकी प्रोफेसर। तो आज के हम क्लास में ना आपको ये बताने वाले हैं कि फ्यूचर और ऑप्शंस जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि जब फ्यूचर्स जो है न्यू कमर्स के लिए है ही नहीं तो मुझे ये क्यों जानना है, लेकिन जानना क्यों ज़रूरी है यही हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अब स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं ये तो आपने सुन लिया, लेकिन है ये क्या, कैसे इसमें आपको डील करना है ये भी हम आपको बताएंगे। अब ऑप्शंस में किसका फायदा होगा, आपका फायदा होगा या फिर सामने वाले का फायदा होगा, ये आप कैसे जान सकते हैं ये भी आज हम आपको बताएंगे। अब नए निवेशकों के लिए ऑप्शंस है या नहीं है, या आपको ऑप्शन से भी थोड़ा सा डर के रहना है, ये भी बताएंगे। और इसके अलावा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स कितने तरह के होते हैं, ये भी हम आपको आज की वीडियो में समझाने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्यूचर्स तो भाई मेरे लिए है नहीं, चूंकि मैं एक बिगनर हूं, मैंने अभी नया नया मार्केट में एंट्री की है, तो जब ये मेरे लिए है ही नहीं तो फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में भला मुझे क्यों जानना है। देखिए, हम आपको सिर्फ एक ही बात कहेंगे, मानते हैं कि ये जो विकल्प है ना वो नए लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जब आप कहीं छुट्टी मनाने के लिए घूमने जाते हैं, या फर्ज कीजिए आप विदेश में कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप क्या ऐसे ही चले जाते हैं घूमने के लिए, या पहले से उस जगह के बारे में रिसर्च करते हैं। आप देखते हैं कि भाई मुझे कहाँ घूमने जाना है, वहाँ पे वेदर कैसा है, मुझे किस तरह के कपड़े लेके जाने हैं, यानी कि आप सब कुछ पता करके ही घूमने जाते हैं ना, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं ना कि आपको किस देश में कौन से शहर में घूमना है या नहीं घूमना है। बस यही आप जो है ना बात याद रख लीजिए। देखिए, मानते हैं कि हम शेयर मार्केट में आप नए इन्वेस्टर हैं, अभी आप न्यू कमर के तौर पर एंटर कर रहे हैं, लेकिन विकल्प तो आपको तमाम जान लेने चाहिए ना। तो देखिए, स्टॉक ऑप्शंस जो होता है ना वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप ना थोड़े से पैसे लेते हैं और उसके बाद जो माल है आपको मिल जाता है। अब उस माल के जब मालिक बन जाएंगे तो वहाँ पर आप जो मालिक बनेंगे ना सिर्फ प्रॉफिट के बनेंगे। आपको लग रहा है कि ये कैसे होगा, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? नहीं, आपने बिल्कुल गलत नहीं सुना है। यहाँ पर आप मालिक जब बनेंगे ना सिर्फ प्रॉफिट के बनेंगे। देखिए, लॉस जो होगा ना वो होगा तो सही, लेकिन बहुत लिमिटेड लॉस होगा। अब आपने जितना पैसा दिया होगा ना उतना ही आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होगा ना यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये आपको लग रहा होगा कि बड़ा फायदे का सौदा मेरे लिए साबित हो सकता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद सोचिएगा कि ये वाकई आपके लिए फायदे का सौदा है या नहीं है। चलिए, बेहद आसानी से ना मैं आपको समझा देती हूँ कि ऑप्शंस में आखिरकार होता क्या है। अब मान लीजिए कि गीता नाम की ना एक लड़की है, अब उसने क्या किया कि 1000 शेयर का ना एक लॉट जो है वो फ्यूचर में खरीद लिया। अब उसमें क्या होगा कि शेयर के मुनाफे और घाटे की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी, उसमें उसका कुछ मार्जिन होगा, वो जो मार्जिन है नुकसान की स्थिति में जा भी सकता है, अब फायदे की स्थिति में वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। लेकिन ऑप्शन में ना ये लॉट तो होता है, लॉट जैसे आप खरीद रहे हैं वैसे ही रहेगा, लेकिन नुकसान जो होगा ना वो थोड़ा सा ही होगा, जबकि प्रॉफिट जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शंस में आपका पूरा पैसा या पूरी मार्जिन मनी आप नहीं गवाएंगे, बस थोड़ा सा पैसा जो है ना वो आप गवाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस में जो लॉट लेता है ना उसको थोड़ा सा ही पैसा चुकाना होगा। मान लेते हैं कि चिराग जो है ना अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहा है, तो कंपनी क्या कर रही है कि लाखों रुपए की गाड़ी का इंश्योरेंस जो है ना वो थोड़े से चंद हजार प्रीमियम के रुपए में उसको दे देती है। अब चिराग जो है वो प्रीमियम भी दे देता है। चिराग की गाड़ी को अगर कुछ हो जाएगा ना तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की पूरी भरपाई करेगी, और वो भी महज चंद हजार रुपए के प्रीमियम के एवरेज में। अब ठीक ना, कुछ ऐसा ही ना ऑप्शंस में भी होता है। अब ऑप्शंस लेने वाला जो व्यक्ति होता है ना उसका लॉस जो होता है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, लेकिन बेचने वाले का लॉस जो होता है ना वो अनलिमिटेड हो जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका तो लॉस पूरा हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी पूरा हो जाएगा, जबकि आपका नुकसान जो होगा ना वो थोड़ा सा चंद हजार रुपए का होगा। ऐसा ही ऑप्शंस में होता है। तो आपको क्या करना है कि जो आपको लॉट बेच रहा है ना वो ये कहता है कि भाई फायदा हुआ तो तेरा पूरा का पूरा फायदा है, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा नुकसान है, और वो क्या करेगा, आपसे प्रीमियम जितनी एक छोटी सी रकम जो है ना वो ले लेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ऑप्शंस में तो मेरा बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन रुकिए, जरा समझिए कि ऑप्शंस में आखिरकार फायदा होता किसका है। देखिए, सोचिए कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो आपसे ज्यादा कमाई करती है, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति आपको एक लॉट बेच रहा है
उसकी भी तो आपसे ज़्यादा ही कमाई होती होगी, तभी तो वो आपको बेच रहा है। अगर उसका नुकसान होगा तो वो आपको क्यों ये लॉट बेचेगा। ठीक ऐसा ही होता है, लॉट बेचने वाले की ना ऑप्शंस में कमाई ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, वो सभी लोगों का क्लेम नहीं भरती, बस थोड़े से लोग ही तो उनके पास जाते हैं क्लेम के लिए, और बाकी की कमाई तो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है। बस यही सब जो है ना ऑप्शंस में भी होता है। अब लॉट बेचने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो ये जानता है कि लोगों को मुनाफा होगा ही नहीं, और घाटा होने की सूरत में क्या होगा, उसकी तो कमाई हो जानी है। इसलिए तो वो ऑप्शंस में लॉट लेकर निकला है, जिससे वो अपना फायदा कर सके, ना कि वो आपका फायदा करेगा। अरे भाई, वो चैरिटी थोड़ा कर रहा है, वो आपको थोड़ा फायदा करने के लिए मार्केट में उतरा है, वो तो अपने फायदे के लिए मार्केट में उतरा हुआ है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, उसके जरिए आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, मान लेते हैं कि निफ्टी का एक लॉट है जो कि 100 का है, और उसका प्रीमियम कितना है, 100 का ही है। अब नेहा ने क्या किया, 10,000 रुपए दिए और पूरे लॉट की वो मालकिन बन गई। लेकिन जो उसे बेच रहा था, उसे निफ्टी फ्यूचर का पूरा मार्जिन ही देना होता है। यानी कि आप अगर खरीद रहे हैं तो आपने तो थोड़ा सा पैसा दिया और आप इसके ऑप्शंस के मालिक बन गए, लेकिन जो बेच रहा है ना, उसे तो फ्यूचर का पूरा ही मार्जिन देना होगा, क्योंकि उसके लिए ना यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। अब अगर उसका दांव यहाँ पर उल्टा पड़ जाएगा ना, तो इस पूरे मार्जिन के आप मालिक बन सकते हैं। अब आप ये सुनकर सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बड़े फायदे की चीज है, लेकिन पूरी बात जरा सुन लीजिए। देखिए, अगर वो फायदे में आया तो नेहा का तो प्रीमियम उसके पास चला जाएगा। अब जो यहाँ पर बेचने वाला व्यक्ति है ना, उसने सिर्फ नेहा से पैसे नहीं लिए, बल्कि नेहा जैसे कई रिटेल निवेशकों से उसने 10-10 हजार रुपए लिए हुए हैं, और उन सबको जो है ये लॉट बेचा हुआ है। अब ये सोचिए कि ये जरूरी नहीं है कि नेहा जैसे हर निवेशक को फायदा ही होगा। हो सकता है कि 50 लोगों को फायदा हो जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि बाकी 500 में से 450 लोगों को नुकसान हो गया हो और सिर्फ 50 लोगों को फायदा हुआ हो। अब 50 लोग जिनको फायदा हुआ है, उसे तो वो सेलर जो है ना मार्जिन मनी दे देगा। अब 450 लोगों को जो नुकसान हुआ है ना, तो उनके 10-10 हजार रुपए जो है ना, वो सेलर के पास चले जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि ऑप्शंस में ना बायर्स की उतनी कमाई नहीं होती जितनी की सेलर की होती है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ऑप्शंस मेरे लिए नहीं है, मुझे तो इससे थोड़ा डर कर रहना चाहिए। अब देखिए, क्या वाकई आपको यहाँ पर डरना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ जो सेलर है ना, उसके लिए यहाँ पे फायदा क्या होता है, यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना, उसकी एक्सपायरी, रोल ओवर यानी रिन्यू नहीं होता है, यानी कि ये सौदा आपका खत्म होगा ही होगा। देखिए, फ्यूचर में मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे जो है आप रिन्यू करा सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन ऑप्शंस में ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उसे रोल ओवर यानी कि रिन्यू कर पाए। अब आगे ना एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ ही जुड़ा हुआ है, और उसे समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आज डेरिवेटिव्स की। देखिए, फ्यूचर और ऑप्शंस जो आपने समझे ना, वो एक तरह के डेरिवेटिव ही होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डेरिवेटिव होते हैं, तो डेरिवेटिव क्या होता है। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बताते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। देखिए, आपके पास मान लीजिए कि एक खाली पेपर है। अब आप बताइए उस पेपर की आपके नज़र में क्या वैल्यू है। आप कहेंगे कुछ भी नहीं, वो तो खाली पेपर है, उसकी क्या वैल्यू होगी। लेकिन अब ये सोचिए कि अगर वही पेपर पर मैं अपनी प्रॉपर्टी का सौदा लिख डालूं, तो आपके लिए उस पेपर की कितनी वैल्यू हो जाएगी, उतनी ही तो वैल्यू हो जाएगी ना जितनी मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो बस इसी के सहारे ना आप डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये एक ऐसी चीज होती है ना जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उसकी वैल्यू जो डिराइव हो रही है ना, वो किसी और चीज से हो रही है। नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, खाली लॉकर पड़ा हुआ है, अब उसकी चाबी की कितनी वैल्यू होगी। आप कहेंगे कि वो लॉकर खाली है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो उसकी क्या वैल्यू बनानी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उसी लॉकर के अंदर अंदर सोने की ज्वेलरी पड़ी हुई है, तो बताइए अब उसकी चाबी की कीमत कितनी हो जाएगी। तो अब जो है उसकी चाबी की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जितनी ज्वेलरी की कीमत है वो चाबी की कीमत भी उतनी हो जाएगी।
यानी कि चाबी जो है ना उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी अपनी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जैसे ही लॉकर में ज्वेलरी आ गई उससे जो है उसकी वैल्यू डिराइव हो गई, यानी कि चाबी की कीमत जो है वो बढ़ गई है। यानी कि डेरिवेटिव जो होता है ना वो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि उसकी अपनी प्राइस जो है ना उसके कच्चे माल यानी कि उसके अंडरलाइंग असेट पर निर्भर करती है। अब एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लेते कि एक लकड़ी की कुर्सी है, अब वो क्या है, एक डेरिवेटिव है, और लकड़ी क्या है, उसकी अंडरलाइंग असेट है। अब जैसे जैसे लकड़ी की प्राइस कम या ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे जो है कुर्सी की कीमत भी कम ज़्यादा होती जाएगी। अब ठीक ऐसे शुगर के साथ भी होता है, शुगर जो है वो डेरिवेटिव है और गन्ना क्या है, उसकी अंडरलाइंग असेट है। अब जैसे जैसे गन्ने की कीमत कम होगी तो शुगर की कीमत कम होती जाएगी। अब अगर गन्ने की कीमत बढ़ती गई तो शुगर की कीमत भी तो बढ़ती जाएगी। तो बस यही डेरिवेटिव और अंडरलाइंग असेट के बीच में ना तालमेल होता है। देखिए स्टॉक मार्केट में ना फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके 4 अंडरलाइंग असेट्स भी होते हैं, स्टॉक, इंडेक्स, करेंसी और कमोडिटी। अब इनके प्राइस जो चेंज होने पर इनके डेरिवेटिव की प्राइस होती है ना वो भी ऊपर नीचे होती रहती है। अब जैसे कि आपको बताया भी कि फ्यूचर और ऑप्शंस जो है ना वो डेरिवेटिव्स होते हैं। अब बाकी के दो क्या होते हैं, बाकी के दो जो डेरिवेटिव होते हैं वो स्वैप और फॉरवर्ड होते हैं। इनके बारे में हम आगे चल के जरूर बात करेंगे। अब बारी आती है आज के इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान की। देखिए हमने आपको ये समझा दिया फ्यूचर्स क्या होते हैं, हमने आपको ये भी बता दिया कि ऑप्शंस क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, लेकिन नए निवेशकों के लिए हम एक बार फिर से अपनी उसी सलाह को दोहराना चाहते हैं जो हमने आपको पहले भी बताई थी। अगर आप नए निवेशक हैं तो आपको स्टॉक ऑप्शन से दूर ही रहना होगा। ऑप्शंस को अगर आप चुन भी रहे हैं तो महीने के ना बीच में जाकर आप खरीदेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। और आखिरी हफ्ता आने से पहले आप अगर उससे निकल जाएंगे ना तो आपके लिए वो सबसे सही वक्त होगा। देखिए ऑप्शंस जैसे ही अपने आखिरी स्टेज में रहते हैं ना तो सबसे ज़्यादा नुकसान का डर होता है, इसलिए तो हमने आपको सलाह दी कि अगर आप ऑप्शंस में एंटर करने ही जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो थोड़ा सा रिस्क उठा ही लूंगा, तो आखिरी हफ्ता आने से पहले पहले ना आप इससे निकल जाइएगा, यही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।